नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूं जो कि क्लास 12 का है, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर की रूपरेखा इतनी महत्वपूर्ण है जो आपके क्लास 6 में था और अब क्लास 12th में मैं बच्चों को ये चैप्टर रिकैप करा रहा हूं। साथ ही साथ ये आपके कंपटीशन के पर्पज से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल एनालिसिस करूंगा मेरे भाई। साथ ही साथ इस चैप्टर में मैं आपको ऐसी फैक्चुअल डेटा भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो बच्चे हमारे अभी कॉम्पिटिटिव पर्पस में भी बैठने वाले हैं, साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस और इन सब में भी बैठ रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हमारे छोटी क्लास में हैं, वो भी ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में स्पेशली, तो कई बार लोग कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सोफा। इसका कारण क्या है? हिस्ट्री बेवफाई क्यों करती है मेरे भाई? हिस्ट्री बेवफाई इसलिए करती है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट लोगों को रटने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की डिटेल एनालिसिस समझो ना, तो बहुत तरीके से ये चैप्टर मेरे भाई आपको समझ में आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री का कौन से कॉन्सेप्ट का क्या रीजन है। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, हिस्ट्री को आप 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए। मेरी बात समझ में? 3 फेज में डिवाइड करने का सेंस क्या है? यानी हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। एक्चुअल में जो हिस्ट्री है इसकी शुरुआत होती कैसे है? हाउ डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री? हम कैसे जानते हैं हिस्ट्री के बारे में? तो हिस्ट्री के जानने के लिए हमारे पास 3 मेन सोर्सेज हैं। कौन से सोर्स हैं? 3 मेन सोर्सेज हैं। तो कौन कौन से मैंने बताया अभी तो बताया नहीं मेरे भाई। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसके बाद आपका क्या आता है? लिटरेरी सोर्सेज, और तीसरा क्या आपका आता है? फॉरेन ट्रैवलर्स। अब इस चैप्टर को अगर हम और डिटेल में समझते हैं तो हिस्ट्री को हम 2 फेज में और डिवाइड करेंगे। एक तो आपकी आती है इंडियन हिस्ट्री और दूसरी आपकी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो हम करंट टाइम में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री का है। और इंडियन हिस्ट्री में मेरे भाई आपको सबसे पहले सोर्स ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो इस चैप्टर में बिना किसी देर के अगर मैं आपको कुछ बेसिकली सोर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मेरे भाई कौन से सोर्सेज होते हैं? जो आप डिगिंग यानी कि आप खुदाई करके पा सकते हो, जैसे आप कॉइन पा सकते हो, इंस्क्रिप्शंस पा सकते हो, साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। यानी हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री एग्जिस्ट में है? मेरी बात समझ में आ गई? तो इन सारे सोर्सेस के बारे में हमें पता चलेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलीजियस टेक्स्ट, कई सारे एपिक्स जैसे महाभारत वगैरह हो गया, रामायण हो गया। इसके अलावा सेकुलर लिटरेचर भी देखने को मिलते हैं। तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी इंडियन हिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेन अकाउंट का मतलब क्या होता है? कई सारे विदेशी लोग हमारे देश में आए जिन्होंने अपनी रूपरेखा, जैसे आप कहते हैं ना, कई बार लोगों को देखा होगा डायरी लिखते हुए। तो पहले क्या होते थे, कई सारे कवि आते थे और कई सारे पोएट्स वगैरह जो होते थे वो यात्रा का वर्णन करते थे, यानी एक्टिविटी को क्या करते थे? कॉपियों में मेरे भाई लिखते थे। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक्चुअल में सोर्स है क्या चीज, कैसे हमें पता चलता है हिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई लेके चलते हैं। हिस्ट्री का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? हिस्ट्री के 3 फेज और हम बना लेते हैं। एक तो आएगा प्री हिस्ट्री, दूसरा आएगा आपका प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा आपका आता है हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री शब्द तीनों में आपको कॉमन दिखेगा मेरे भाई, ठीक है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हिस्ट्री शब्द है, तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, इसके अलावा कोई सोर्सेज नहीं मिले। ऐसी हिस्ट्री को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो मिले, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें लिटरेरी सोर्सेज भी साथ में मिल गए। अच्छा, जब लिटरेरी सोर्स मिल गए तो इसमें क्या हुआ मेरे भाई कि ऐसे टेक्स्ट मिले जिनको हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यानी हमें मिल तो गए लिटरेरी, लेकिन इसको हम रीड नहीं कर पाए। इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलोगे मेरे भाई?
प्रोटो हिस्ट्री बोलोगे। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं ऐसे लोग जहां पे हम फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं, यानी जब लोग आते हैं तो अपनी यात्रा का व्याख्यान करते हैं, यानी कि मुझे कैसा लगा, कहते नहीं आप जब पेपर वगैरह देते हो तो कहते हैं ना अपनी फीडबैक लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, तो लोग जब कहीं जाते थे घूमने तो वो सारी चीजें लिखते थे। तो ये फॉरेन अकाउंट्स यानी जहां पे तीनों चीजें मिल जाए वो कंडीशन मेरे भाई क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। तो आपको ये तीन ध्यान रखना है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। वेरी नाइस। तो हिस्ट्री तो तीनों आएगी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें हम मेरे भाई ये समझते हैं कि ये जो चैप्टर आज का है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं या हम मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल लेने। देखिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ो ना मेरे भाई, अगर उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना तो चैप्टर में भाई मजा आ जाता है। क्या आ जाता है? मजा आ जाता है। तो इस मजा कैसे आएगा और कैसे मैं आपको मजा दिलाऊंगा उसको हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखो जैसे आपको पता है किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो नाम रखने के पीछे कई वजह होती है। जैसे हम हिंदू रिलीजन के बारे में बात करें या इस्लाम धर्म के बारे में बात करें, अलग अलग धर्म में उनके नामकरण उनके जन्म स्थान के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से रखा जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ना मेरे भाई, इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, उसका कारण क्या था? एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के व्यक्ति थे और उस समय रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? और वहां पे जो ट्रैक बिछाए जा रहे थे वहां पे क्या हुआ? खुदाई हुई। तो जब खुदाई हुई तो वहां पे बहुत सारी नई नई चीजें मिली, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। लेकिन समय बदला और ये पता किया गया कि वहां पे एक मेन सोर्स क्या है, लोग जीवन जिया। भाई उस समय तो देखिए हैंडपंप वगैरह होते नहीं थे, तो वहां पे एक नदी का मेन मार्ग क्या था, क्या मेन सोर्स थे? तो उस समय पता चला इंडस रिवर सबसे महत्वपूर्ण रिवर थी, यानी जिसे सिंधु नदी कहा जाता है। और उस नदी के बारे में अगर हम बात करें, वो सभ्यता उसी के इर्द गिर्द पूरी आपकी फैली हुई थी। अगर आप इस मैप को ध्यान से समझोगे मेरे भाई, तो यहां पे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे आप देखिए, आपको सबसे पहले ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा आपको चार्ट देखने को मिल रहा है जो पूरी सभ्यता फैली हुई है। अगर इसको मैं रफली कॉन्सेप्ट लेके आपको समझाता हूं तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक छोटा सा यहां पे कॉन्सेप्ट बना देता हूं, तो सबसे टॉप पे अगर आप चीजें समझोगे तो सबसे टॉप पे आता है मांडा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पकड़ता है। यानी यहां पे हम बात करते हैं सबसे टॉप पे, तो जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा पकड़ेगा। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है जिसका नाम है आलमगीरपुर। मेरी बात समझ में आ गई? तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा आता है जिसका नाम है तैमाबाद। और लास्ट एंड द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है सुतकोंडोर, जो कि पाकिस्तान के करंट टाइम में, देखिए उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था। देश, पहली बात तो आजादी का मतलब ही क्या है, वहां पे अखंड भारत हुआ करता था, भारत बहुत बड़ा था। तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पे एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है सुतकोंडोर। तो ये तरीके से क्वाड्रिलेटरल का शेप बनना है। कैसा शेप बनना है? क्वाड्रिलेटरल बनना है मेरे भाई। क्या बनना है? क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें तो वैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, करीब करीब अकॉर्डिंग टू, अगर मैं यूपीएससी लेवल के बारे में बात करूं तो करीब 2800 के आसपास स्थल मिल चुके हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण मिले, एक तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पा कहा गया, दूसरा है मोहनजोदाड़ो। ठीक, इन दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य आपको ध्यान से लिखने हैं। जैसे हड़प्पा के ऊपर दया कर दिया किसने? दयाराम सहनी ने। और मोहनजोदड़ो को रख लिया किसने? रखा? रखालदास बनर्जी ने। 21 और 22, आगे आपको 19 लगा देना मेरे भाई। तो यानी कि क्या हुआ? दो इंपॉर्टेंट प्लेस आपको ध्यान रखनी है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आपके चैप्टर से महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं थोड़ा सा डिटेल करके आपको सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो प्लेस है। अच्छा, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मेरे भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया यहां पे सारी चीजें। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं आपको
इसी क्वाड्रिलेटरल में जो मांडा है, यहां से जो इंपॉर्टेंट रिवर आती है इस जगह पे आप देखोगे, इसके यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे मोहनजोदड़ो, यानी जो ये इंडस नदी है ये अरेबियन सी में आके गिरती है। कौन सी सी है? अरेबियन सी। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो अरेबियन सी। तो यहाँ पे आप देखिए मोहनजोदड़ो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे है मेरे भाई? इंडस रिवर के किनारे है। कहां पे है? इंडस रिवर के किनारे है। वहीं अगर मैं आगे थोड़ा सा मेरे भाई बात करता हूं, जो कि प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा है, तो जो हड़प्पा है वो एक नदी है, रावी नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई? रावी नदी। आप यहाँ पे देख सकते हो रावी नदी दिख रहा होगा। तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, वहीं जो मोहनजोदड़ो है वो इंडस नदी के किनारे। क्योंकि जो भी सभ्यता होती थी मेरे भाई वो पानी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन सबसे बड़ी जो नदी थी वो थी इंडस, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और सबसे पहले हमने डिगिंग के जो एविडेंस मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, इसलिए हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कई बार इसको हम लोग मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता पढ़ लेते हैं। मेरी बात समझ में? लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। वेरी नाइस। तो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक एनालिसिस था। इसका एक और मैप में आपको दिखा देता हूं, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मेहरगढ़, लोथल, ये सब मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। इन सबके एविडेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको ध्यान रखना। लोथल ये हिस्सा गुजरात, अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है यहाँ पे मांडा आ जाता है, ये हिस्सा अभी लगातार खुदाई हो रही है। तो यहाँ पे ये आलमगीर, प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश, आज भी यहाँ पे डिगिंग के एविडेंस पाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया पे पास पहुंचता है। ऊपर के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान के एरिया है जहां पे सुर्तगोई नाम का जगह मिली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे से अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात का हिस्सा है। तो ये एक तरीके से आपका कोऑर्डिनेटर बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम इस चैप्टर की मैंने आपको बेस समझा दिया है, अब हम इसमें चलते हैं डिटेल एनालिसिस में। एक्चुअल में हम जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में मेरे भाई जब बात कर रहे हैं तो उस हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्चुअल में ये हड़प्पा सभ्यता बनी कैसे। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, जब हम किसी एक कल्चर को बाकायदा फॉलो करने लगते हैं, कल्चर मेरे भाई आप समझ सकते हो, जैसे उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, ठीक है, व्यापार यानी ट्रेड कैसे करते हैं, वस्तुओं को कैसे खरीद रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, अगर इन सब चीजों पे हम बहुत अच्छे से फोकस करते हैं मेरे भाई, तो वहां पे एक सभ्यता का जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन के बाद वहां पे जब प्लेस आती है, यानी संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे संख्या के बेस पे यानी हड़प्पा शब्द का जन्म हुआ, यानी वहां खुदाई। क्यों मैंने हड़प्पा कहा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि हड़प्पा में उसको क्यों कह रहा हूं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फेस के बारे में। तो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस यहाँ पे इंडस रिवर की वजह से यहाँ पे पड़ा है और सिविलाइजेशन वहां पे रहन सहन की वजह से पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कई सारे मटेरियल स्टेटाइड स्टोन्स पाए गए हैं जिसके बेस पे यहाँ पे ये सभ्यता का जन्म हुआ। डिपिक्ट्स के बारे में बात करें, यहाँ पे एनिमल मोटिव्स एंड साइंस देखने को मिले। स्क्रिप्ट यानी कि जो लैंग्वेज मिली थी, अभी मैंने आपको बताया था अनडिसाइफर्ड थी। अनडिसाइफर्ड मतलब हम उसको रीड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना, क्या हम बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, ठीक। तो क्योंकि हम इसको रीड नहीं कर पाए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बहुत सारे मिले, जैसे वहां पे हाउसेस मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंटल्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, सील्स मिले हैं। तो इस समय क्या किया जाता था, यहाँ पे देखिए सील बनाई गई है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे एक मूवी भी बनी है मोहनजोदारो करके, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम थोड़ा सा और मेरे भाई आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, प्लेसेस एंड टाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। टर्म हड़प्पा इज ड्राइव फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। देखिए हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे एक प्लेस को आइडेंटिफाई किया गया। द टोटल टाइम स्पैन ऑफ द सिविलाइजेशन रेंज फ्रॉम 6000 टू 1300 BCE। अब देखिए मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसके बारे में और समझा देता हूं। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जो होती है ना, एक बच्चे का जन्म होता है जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं,
एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, यानी एडल्ट। एक व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा होता है जिसे हम कहते हैं ओल्ड। सेम हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक अर्ली फेज देखने को मिलेगा, मेच्योर फेज देखने को मिलेगा और एक लेट फेज देखने को मिलेगा। 3 फेज यहां देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अर्बन सिविलाइजेशन फेज है वो मेच्योर हड़प्पा पढ़ोगे, जो कि 2600, ठीक है, 2600 से 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा चलेगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2600 से 1900 क्यों लिखा है? ये भी मैं दोस्त बता दूं, जब हम जीरो के बारे में बात करते हैं तो इधर सारे नंबर आप पॉजिटिव में लिखते हो और इधर सारे नंबर क्या होते हैं, निगेटिव में लिखते हो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 2600 से और यहाँ पे खत्म होगा 1900 के बाद, और इस तरफ जब तक हम नहीं चले जाएंगे तब तक हम इधर से इधर को जा रहे हैं। अभी मेरी यानी कि जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है वो इस तरफ का टाइम पीरियड है। अभी आपको ये बात मेरे भाई समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं द मोस्ट prosperous phase, the decline of civilization start around 1900 BC। जैसे मैंने बताया इससे पहले स्टार्ट हो रहा था, तो इससे पहले के टाइम पीरियड को अर्ली कहा गया, इसके बाद के टाइम को हमने लेट पीरियड कहा। और ये जो हम कहानी पूरी पढ़ रहे हैं वो हम इस टाइम पीरियड के बीच की पढ़ रहे हैं। ये आपको मेरे भाई बात को समझना है, ठीक। अब बात करते हैं, इसीलिए इसको हम लेट फेज कहेंगे और इससे पहले के फेज को अर्ली कहेंगे। डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोटरी ब्रिक्स। अब यहाँ पे पोटरी मतलब उस समय बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले थे, हाँ, पॉट्स मिले थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी डिफरेंस फेज पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ चीजें भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, देखो जैसे हड़प्पा पोटरी ब्रिक्स बेक्ड एंड अनबेक्ड, कई बार पके मिले, कई बार है ना कच्चे मिले, सील्स मिली, वेट मिले, बेड्स मिले, कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल्स देखने को मिले बिलोंगिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि कहां से बिलोंग कर रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से मेरे भाई बिलोंग कर रहे थे। हैव बीन फाउंड इन द रीजन एज अ पार्ट एज अफगानिस्तान। अभी मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में प्लेस थी सुर्तगोई, ठीक। वहीं मैंने बलूचिस्तान के एरिया में बताया था जहां पे सुतकोंडोर मिला था। ये सिंध और प्रेजेंट टाइम में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में चला गया है, सिंध और पंजाब प्रोविंस, प्रोविंस पहले स्टेट को आज की डेट में कहते हैं, ठीक। आगे बोलते हैं इंडियन स्टेट के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया कि आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे यहाँ पे एविडेंस यानी प्लेसेस मिली हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरीके हमारे बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। देखिए मेरे भाई हिस्ट्री का इतिहास बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अगर आप चीजों को समझते चले गए ना, जितने प्यार से चीजें समझोगे उतने मजेदार तरीके से ये चीजें आपके सामने एग्जिस्ट होगी, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में अर्ली फेज यानी कि आपको ध्यान रखना है 2600 से पहले के पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा मेरे भाई, अर्ली फेज कहा गया। और यहाँ पे जो हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे वो इसी के टाइम पीरियड के बीच की पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको मैच्योर हड़प्पा कहा जाएगा। और इस फेज में हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन होगी यानी कि खत्म होने की कगार पे होगी। तो जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जो प्लेस है वो है मांडा। क्या है मेरे भाई, मांडा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मांडा प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आलमगीरपुर, ये इस जगह पे मेरठ के आसपास का हिस्सा आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीचे अगर हम दैमाबाद के बारे में बात करें जो कि एक महाराष्ट्र का हिस्सा आ जाता है, और ये देखिए सुतकोंडोर आ गया जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया पे आता है। तो यहां से कुछ ऐसा चित्र आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद ये हिस्सा, फिर उसके बाद ये हिस्सा, फिर उसके बाद ये हिस्सा। तो ये जो आपका कवर कर रहा है ये पूरा ध्यान रखना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग मेरे भाई ध्यान रखना है जो कि पेपर में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बता दूं, सबसे पहले हड़प्पा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये रावी नदी है और रावी नदी के आप देखोगे दाएं या बाएं यानी लेफ्ट या राइट, रावी नदी के लेफ्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो आपको इस तरीके पोज बना के खड़ा हो जाना और उसके बेस पे आप बताओगे लेफ्ट में है या राइट। वहीं अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, देखिए इंडस रिवर के आसपास यहाँ पे आते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के राइट में है या लेफ्ट में, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे किस तरफ है, राइट के फेस में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे होता क्या मेरे भाई, एक नदी जा रही है, उस नदी से कई सारी छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। क्या होता है, सहायक नदियां। तो ये नदियां मेरे भाई मोहनजोदड़ो, जैसे मैंने बताया हड़प्पा बता दिया,
ठीक, ये तो मेन थे। इसके अलावा अगर आप ये फेज देखोगे, ये जो गुजरात का हिस्सा मेरे भाई देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 फेज बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो धोलावीरा, ठीक, दूसरा आता है आपका रंगपुर और लोथल, और साथ ही साथ नागेश्वर। ये आप 1 2 3 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये चारों लगभग पूरा हिस्सा गुजरात में कवर कर लेते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये पाकिस्तान के एरिया में आता है चन्हुदड़ो। क्या आता है मेरे भाई? चन्हुदड़ो। वहीं थोड़ा सा चन्हुदड़ो के ऊपर जो आता है कोट दीजी, मैप वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आमरी हो गया और बालाकोट हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा बहुत जल्दी। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये गांगेरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको मैप वर्क भी प्रैक्टिस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मैंने मैप वर्क दिखाया है, इससे एक क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आएगा, ये 100% श्योरिटी के साथ आपको चीजें समझना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, यानी कि ये जो कल्चर हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बताया है, इसकी जो स्टार्टिंग फेज था, ये फेज स्टार्ट कैसे हुआ, इस पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स देखने को मिल रहे थे, रीजन देखने को मिल रहे थे प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पा, यानी जो मेच्योर फेज आया तो उससे पहले का क्या समय था, दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद अ डिस्टिंक्टिव पोर्ट्री। यहाँ पे पोर्ट्री मिली, एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, यहाँ पे खाना यानी कि अनाज उगाने के भी एविडेंस मिले, यानी फूड कैसे ग्रो किया जाता था। इसके अलावा जो जानवर थे उनको कैसे चराया जा रहा था, पेस्टरलिज्म के बारे में बात कर रही थी, और कई सारे क्राफ्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे थे। मेरी बात आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे सेटलमेंट्स यानी लोगों के घर कैसे थे, वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर द वर्चुअली ऑन नो लार्ज बिल्डिंग, कोई बहुत बड़े घर नहीं देखने को मिले थे, जनरली स्मॉल फेज देखने को मिल रहे थे। कैसे फेज देखने को मिल रहे थे? स्मॉल फेज देखने को मिल रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, गुजरात में धोलावीरा, ठीक है, रंगपुर, लोथल और नागेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आपको ध्यान रखना है। मैं लेक्चर खत्म होते होते आपको ये 4 पॉइंट तो लर्न करवा दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसी में हम आगे बात करते हैं हड़प्पा जो यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं। हड़प्पा सेटलमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे घर कैसे बने। तो एक रफली स्केच के रूप में समझ लो मेरे भाई कि हड़प्पा को हम 2 फेज में डिवाइड कर देंगे। ये हिस्सा लोअर टाउन होगा और ये हिस्से को सिटाडल कहते हैं, यानी हिंदी में दुर्ग कहते हैं। दुर्ग का मतलब होता है मेरे भाई थोड़ा सा ऊंचाई पे बने होते, यानी मिट्टी का एक चबूतरा होता था और उसके ऊपर बनते थे, जिसको हम सिटाडल कहते हैं इंग्लिश में। और ये हिस्सा थोड़ा बेस में बने होते थे, इसलिए इसको हम लोग निचला या लोअर टाउन कहते थे, निचला शहर कहते थे। और यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब लोग रहते थे, यानी कि जो फाइनेंशियली कमजोर होते थे। यहाँ पे थोड़ा सा रिच पीपुल रहते थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी एविडेंस पढ़ेंगे, एक हड़प्पा भी सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में आप यहां देख सकते हो ये ग्रेट बाथ दिख रहा होगा, जिसकी कहानी अभी मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं, सो फॉर मोर देन 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ठीक, मोस्ट ऑफ द साइट्स आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर्स का मतलब है, इस सभ्यता को हम लोग सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लैंड ऑफ 7 रिवर। अच्छा, 7 रिवर कैसे हुई? देखिए, पंजाब कितने शहर नदियों से मिलकर बना है? 5। कौन कौन सी? झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट रिवर मेरे भाई कौन कौन से आती हैं? एक तो हो गया इंडस और दूसरी हो गई सरस्वती। तो यहाँ पे 5 और 2 मिलके कितने हो गए? 7। कुल 7 नदियों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, यानी इंपॉर्टेंस देखने को मिली, इसीलिए इसको हम सप्त सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती रिवर आपको ध्यान रखना है, nearly 2/3 of these settlements are in the Saraswati basin and suggesting its immense importance for the Harappan civilization. Among these 5 major sites have been identified. अब 5 मेजर, राखीगढ़ी आपको ध्यान रखना है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गंगेरीवाला। मैंने आपको इससे पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है। चीजों को आपको डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपको रंगपुर तो याद ही हो गया होगा, लोथल भी आपको याद हो गया, यहाँ पे धोलावीरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हम बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे।
आर एम मतलब आर से क्या हो गया आपका राखी गढ़ी, एम से हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा, धोलावीरा और लास्ट में आता है गंगेरी वाला। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले थे। एविडेंस इन द सेंस जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इन 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, 5 ऐसी प्लेस थी जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के, जिसको हमने क्लासिफाई किया है। द रिमेनिंग साइट्स कम अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी आती, जैसे रीजनल सेंटर्स देखने को मिले थे, एग्रीकल्चर विलेजेस देखने को मिले थे, पोर्ट हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, यानी यहां पे वस्तु को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाया जाता था, बदला जाता था, उसके बाद में मेरे भाई बात हो रही है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आप पानी वानी पीते रहिए, थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, हाँ, ताकि लेक्चर को आपको थोड़ा सा समझने में मजा आ जाए। जितना ज्यादा मजे तरीके से मेरे भाई समझोगे ना, चीजें उतनी तगड़ी समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, स्ट्रेटजी, यानी कैसे यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो रिकंस्ट्रक्ट द डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम द फाइंड ऑफ चेरेट ग्रेन्स एंड सीड्स। अब यहाँ पे जो अनाज पैदा किए जा रहे थे, जो अनाज यानी कि जो खाने के सामान थी, इनको पैदा कैसे किया जा रहा था उसके बारे में बात किया जा रहा था। जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, लेंटिल हो गया, ठीक है, चिकपी हो गया, एंड द सीसम एंड मिलेट्स एंड फाउंड फ्रॉम द साइट्स इन गुजरात। ये सारे गुजरात से मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात से क्या क्या मिला। कई बार तो आपको प्लेस भी बता दिया जाएगा कि है ना, लोथल से क्या मिला, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। धोलावीरा से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिले थे, बोन्स देखने को मिले थे, बोन ऑफ कैटल, ठीक है, शीप, गोट, बफेलो, पिग फाउंड इन द हड़प्पन साइट। ये सारे यहाँ पे एनिमल्स मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में हम मेरे भाई और आगे बात करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्पेशलिस्ट चीजों को देखा है, जो अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया कि स्पेशलिस्ट इन रिमेन एनिमल्स बोन्स। यहाँ पे एनिमल्स बोन्स के बारे में बात करते हैं, ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी वो किस तरीके थे। यहाँ पे बुल वॉज नोन एज, ठीक है, ऑक्सन, ऑक्सन आपको देखना पड़ना है, ठीक है, यूज फॉर प्लोइंग, यानी खेतों की जुताई। आपने किसान माचिस का नाम सुना होगा, जिसमें इस हल को क्या किया जाता है, उन जानवरों के बीच पीछे 2 बैल होते हैं और उसके पीछे बांध दिया जाता था और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप कभी किसान माचिस देखिए, उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। तो इस तरीके के यहाँ पे चीजों को इस्तेमाल किया गया है, और ये टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो बनाया गया है। उस समय लकड़ी और मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था औजारों बनाने के लिए, ठीक है। द फील्ड हैड 2 सेट ऑफ द फोरो एट राइट एंगल टू ईच अदर सेमी एरिड लैंड कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो, ठीक है, चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली कहां है, हरियाणा में, ये आपको ध्यान रखना, वहीं से इसके एविडेंस मिले थे। पूछा जाएगा बनावली में क्या मिला था, तो आपको ध्यान रखना है। वाटर रिजर्वायर, यानी पानी जहां इकट्ठा होता था, फाउंड इन धोलावीरा। कहां पे मिला था, धोलावीरा। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है भाई। चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग ने देखिए फूड्स के बारे में बात कर लिया, एनिमल्स के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे जो टूल्स थे उसके बारे में बात हो रही है कि स्टोन ब्लेड, कॉपर टूल, हार्वेस्टिंग एंड प्लोइंग, यानी यहाँ पे है ना स्टोन्स का यूज किस लिए किया जाता था, ठीक है, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, खुदाई कर सके। जैसे आज हम लोग आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वैसे हम अपने काम को मेरे भाई आसान बनाने के लिए यहाँ पे इनका टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में, यानी वहां पे सिंचाई वगैरह कैसे होती थी। तो उस समय कॉपर टूल्स का यूज होता था। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन ए सेमी एरिड लैंड एंड कैनाल, ठीक है। सुर्तगोई, सुर्तगोई आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सुर्तगोई में वेल्स देखने को मिले थे, जो कि अफगानिस्तान में एग्जिस्ट है। कहां पे एग्जिस्ट है मेरे भाई, अफगानिस्तान में। अकॉर्डिंग टू योर यूपीएससी डेटा, अबाउट अप्रोक्स 650 के आसपास वेल्स यहां देखने को मिले थे, और कुछ बुक में 700 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कुएं सुर्तगोई में मिले थे। ये भी एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था। और कैनाल जो है, जिनको हम लोग नहर कहते हैं, और वेल्स आपको ध्यान रखना, सुर्तगोई वाला हिस्सा है, सुर्तगोई में वेल्स मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं ग्रेट बात का आगे समझाता हूं। अब इसी में हम बात करते हैं हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी जो भी चीजें यहां मिली इनको हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। तो जो डिगिंग करते हैं, उनको जो रिसर्च करते हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। यूज प्रेजेंट डे एनालॉजी टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स वर यूज्ड फॉर मेके वॉज
comparing the present day Querns with the what he found is this a useful strategy। अब यहाँ पे जो भी एविडेंस मिले इसके बेस पे हम बताएंगे कैसे इनका यूज हो रहा है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, इक्विपमेंट एज वेल एज mixing, blending, cooking. These were made of stone, metal and terracotta. This is an expert from one of the earliest report on excavation at Mohan। जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो इसे हम बेस्ट नोन हड़प्पन साइट के रूप में जाने गए। बेस्ट नोन हड़प्पन साइट कौन सी थी मेरे भाई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसे मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मेरे भाई डेड माउंड। क्या होता है? डेड माउंड। ठीक है, तो सेडल क्वर्न आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मींस इन यूज ऑफ ग्राइंडिंग सेरेल्स। सेरेल्स का मतलब अनाज होता है। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नीशियस रॉक। रॉक मेरे भाई तीन तरीके के होते हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे इग्नीशियस यानी जो लावा का उद्गार होता है, सबसे पहले जो रॉक जनरेट होता है उसे हम इग्नीशियस कहते हैं। सैंडस्टोन एंड मोस्टली शोड साइन, डिफरेंट साइंस देखने को मिले। हार्ड यूजेस एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन द मड टू प्रिवेंट द रॉकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? मड मतलब जानते हो ना, कीचड़, मिट्टी के ढेर से अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या किए जा रहे थे? टूल्स बनाए जा रहे थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दोस ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो। आपने जैसे पेंडुलम देखा होगा, ऐसा मूव करता है, तो वैसे हम अलग अलग स्टोन्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, एंड अदर विच अ सेकेंड स्टोन वाज यूज एज पाउंडर। तो यहाँ पे एक पाउंडर हो गया और दूसरा यहाँ पे टू एंड फ्रो आपको ध्यान रखना है। तो दो यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, टू एंड फ्रो और पाउंडर। ठीक, इवेंचुअली making a large cavity in the nether stone, querns of the former type were probably used only for grain, the second type possibly only for pounding herb, herb मतलब होता है जड़ी बूटियां, and spices for making the curry, spices का मतलब मसाले। In fact, stone of this later type dubbed and carry stone by our workmen and our cook asked for the loan of one from the museum। अब इनको अलग अलग तरीके से म्यूजियम में रखा गया। तो डिफरेंट चीजों को आप डिफरेंट तरीके से मेरे भाई क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स को आपने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। अब आते हैं मेरे भाई मोहनजोदड़ो, अ प्लांट अर्बन सेंटर। प्लांट क्यों कहा गया मेरे भाई? प्लांट इसलिए कहा गया क्योंकि जितने यहाँ पे भाई मेरे घर बन रहे थे वो राइट एंगल पे कट कर रहे थे एक दूसरे को, यानी कि हर जगह एक राइट एंगल आपको देखने को मिल रहा था। जैसे आपने गवर्नमेंट कॉलोनी देखी होगी मेरे भाई, गवर्नमेंट कॉलोनी में हर मकान लगभग एक जैसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एचडी क्वालिटी में फिगर डाला है, आप देख सकते हो। हड़प्पा, राखीगढ़ी, ठीक है, गांगरीवन, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको जगह देखने को मिल रही है। तो प्लाइट ऑफ द हड़प्पा, ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज बैडली destroyed by the brick robbers as early 1875। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम मैंने सबसे पहले लिया था, जो भारत के डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में एक बार पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ द ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट वाज इनफ टू ले द ब्रिक ऑफ अबाउट 1000 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन। मैंने बताया था सबसे पहले रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया मेरे भाई? हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी यहाँ पाया गया था। अब इसके बारे में चर्चा करूंगा, ग्रेट बाथ के बारे में बहुत डिटेल में। ठीक है, आई होप सो जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्या हो रहा होगा मेरे भाई, क्लियर हो रहा होगा। देखिए, लर्न नहीं करना, मैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग भी पानी वानी पीते रहो ताकि आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली रहे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया मेरे भाई, जो भी यहाँ पे मकान बने हैं उनको दो फेज में डिवाइड किया गया। दो फेज का मतलब समझ रहे होगे मेरे भाई, एक तो है आपका लोअर टाउन और दूसरा है आपका सिटाडल। लोअर टाउन में थोड़ा कम तबके के लोग रहते थे, यानी पैसे से थोड़ा वीक, और सिटाडल में थोड़ा सा रिच पीपल रहते थे। इन्हीं दोनों के रहने के कॉन्सेप्ट को सेटलमेंट कहा जाता है। जो सिटाडल है उसका एक मैंने यहाँ पे डायग्राम एक और एनसीईआरटी की बुक से बेस पे मैंने लिया है। तो स्मॉलर बट हायर, द सिटाडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर
कंस्ट्रक्टेड ऑन मड एंड ब्रिक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या होता था, पहले एक पूरा है ना न्यू बनाई जाती थी, बेस बनाया जाता था। आप देखिए गांव घर में अभी भी चबूतरे बने होते हैं जिस पर लोग बैठते हैं बातचीत करने के लिए, कोई राह गिर जा रहा तो उस पर बैठ जाता था, ठीक है। इट वॉज वॉल्ड एंड फिजिकली सेपरेटेड, और ये सबसे क्या होते थे, सेपरेट होते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल पे बिलोंग करते थे। वहीं लोअर टाउन के बारे में बात करते हैं, ये वॉल्ड यहां भी देखने को मिलती है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म विच सर्व एज अ फाउंडेशंस, यहाँ पे एक फाउंडेशंस के रूप में देखने को मिलता है। ये पूरा लोअर टाउन का एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो इनकी संख्या कम है, ये है सिटाडल, और ये पूरा लोअर टाउन का हिस्सा है जो कि आपके एनसीईआरटी में पूरा बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मेरे भाई मूव करना, यानी जो यहाँ पे लेबर क्लास के पीपल्स थे ये कैसे काम करते थे। इट हैज बीन कैलकुलेटेड that if one laborer move roughly a cubic meter of the earth daily just to put the foundation in a place, it would have required 4 million persons day। अब आप सोचिए लोग एक स्थान से क्या होते थे दूसरे स्थान मूव करते थे, कुछ ना कुछ अनाज के चक्कर में, भोजन के चक्कर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या करते थे, मूव करते थे। तो 4 मिलियन पर्सन डे, 4 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन में आपको कितना होता है, 10 होता है मेरे भाई, 10 लाख होता है। तो 4 मिलियन का मतलब करीब 40 लाख, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक फैक्चुअल डेटा भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। वंस द प्लेटफॉर्म वर इन ए प्लेस, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए सबके एक एरिया फिक्स थे, कहाँ पे अनाज रखा जाएगा, कहाँ पे लोग स्नान करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस क्या थी, सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया गया है मेरे भाई, आइडेंटिफाई किया गया है। योर सन ड्राइड और बेग, ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट एंड स्टैंडर्डाइज रेशियो होता था यूज एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। यहां पे बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखने को मिल रही थी, ठीक। अब इसी में हम बात करते हैं लेइंग आउट ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है बहना, यानी कोई चीज कैसे बहती है, यानी कि वहां पे नालियां वगैरह कैसे बनी थी, रास्ते कैसे निकाले गए थे, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लान ड्रेनेज दे रखा है। ड्रेनेज का मतलब होता है कोई भी नदी या रिवर, ठीक है, या एक तरीके से नाली, ये कैसे बहती हैं, ठीक है। तो द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब वही 90 डिग्री का आपका पोर्शन देखने को मिलेगा। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, मैंने आपको बताया ना, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल आपको देखने को मिलेगा। इट सीम दैट स्ट्रीट विथ अ ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ड अलोंग देम। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फॉलो इनटू द स्ट्रीट। आप देखिए जो डोमेस्टिक, उसमें भी एक लिक्विड होता है और दूसरा सॉलिड होता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्रेन किया जाता था ताकि आसानी से ड्रेनेज क्या हो सके। अब इसी में हम अगले जो पॉइंट बढ़ते हैं मेरे भाई, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स कैसे होते हैं। लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, विथ रूम ऑन ऑल साइड। सेंटर में एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ क्या होते थे, कमरे बनाए जाते थे मेरे भाई। पहले घर ऐसे ही सबके यहाँ बनते थे, ठीक है। आप अपने अगर दादा दादी नाना नानी के घर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंटर में एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ क्या होते थे, मकान होते थे। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एन एक्टिविटी सच एज कुकिंग एंड वेविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। अलग अलग मौसम में लोग यहाँ पे बैठते थे, अलग अलग तरीके से बातचीत करते थे और वहां पे समय को स्पेंड करते थे। तो इस तरीके की यहाँ पे कुछ आकृति आपको देखने को मिल रही है। और मैं इसको है ना मेरे भाई, इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करता हूं और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, और मैं इसी का पार्ट 2 में आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और आपसे एक विनम्र निवेदन है मेरे भाई कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपका जो स्नेह और जो आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।